नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम 10th क्लास की पुस्तक है कृतिका भाग 2 उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें 5 ही लेसन दिए हुए हैं। पांचों लेसन की जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेंगे। इसके अलावा पांचों ही लेखकों का जीवन परिचय, जिसमें उनकी कृतियाँ आ जाएंगी, रचनाएँ आ जाएंगी, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है माता का अंचल। माता का अंचल किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय की। किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय की ये रचना है। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया उपन्यास है, उसी से माता का अंचल जो लिया गया है। ठीक है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। ठीक है। और हिंदी का पहला उपन्यास भी इसको माना जाता है 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया को। किसका है? शिव पूजन सहाय का। ठीक है। मैंने पहले ही चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया है ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। आपने रिवीजन भी तो करनी है, पेपर में दिन थोड़े रह गए, तो जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आगे इसमें याद करने वाली जो चीज़ है वो है आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। इस कथानक का दृष्टि बिंदु कौन है? भोलानाथ। बस ये नाम आपने याद रखना है। ठीक है। आगे इसमें जो लास्ट लाइन है वो आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि किस इसका विषय क्या है, किस प्रकार से इसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक रचना है, तो इसको हम देख लेते हैं। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। वैसे तो हम सबको पता है इज्जत का प्रतीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक भी आपने ध्यान रखना है कि इसमें कहा गया है कि नाक जो इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिसमें नाक काटना, नाक काटना प्रमुख है। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है। कैसी है ये रचना? व्यंग्यात्मक है। ठीक है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में, ये एक कहानी है, जॉर्ज पंचम की नाक एक कहानी है। किसकी है? कमलेश्वर की है। ठीक है। नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए, सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आक्रमण पर गहरी चोट की है। तो इसका विषय क्या है ये भी आपने ध्यान रखना है कि सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आक्रमण पर गहरी चोट की है। ठीक है। आगे है, आगे इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है साना साना हाथ जोड़ी। ये है मधु कांकरिया की रचना। किसकी रचना है? मधु कांकरिया की ये रचना है। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है। भागम भाग क्या है? इस शब्द का भी आपको ध्यान रखना है। और यहीं उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक भी कह देते हैं हम, गंगटोक, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। तो आपने ये याद रखना है कि जो साना साना हाथ जोड़ी है एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें किस यात्रा का वर्णन है? सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। ये चीज़ इसमें आपने याद रखनी है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है, मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं। ठीक है। तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है कि ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें कौन सी यात्रा का वर्णन किया है?
बस इतना इसमें आपने याद रखना है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। तो क्या दिखाया गया है इसमें? हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों, जो यात्रा का वर्णन कर रही है लेखिका, उसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो गरीबों की किस प्रकार से मेहनत करते हैं, किस प्रकार से अभाव में ज़िंदगी जीते हैं, वो चीज़ें भी उसमें बताई गई हैं। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ठीक है। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको आपने ध्यान रखना है, मेनली अपने रचनाओं पर फोकस करना है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। ठीक है, ये आपने नोट करना है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी मतलब कि घूमने फिरने की जो आदत कह लीजिए, हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है। तो बस इसमें आपने ये मेन चीज़ें याद रखनी है। मिस इसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी से स्पेशल नोटिस जारी हुआ है। वैसे तो हर बार ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी बच्चा मुझसे जुड़ा है, जितनी भी मैंने शॉर्ट वीडियो व्याकरण की डाली हैं, क्योंकि आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो हिंदी आएगी हमारी 75 नंबर की, जिसमें व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। 15 प्रश्न तो कॉमन पार्ट में आ जाएंगे और 15-20 प्रश्न आपको आपके सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। मैंने इन शॉर्ट वीडियो में बहुत चीज़ें मेन डाली हैं, आप उनको भी देख लेना। ठीक है, आगे है एही ठया ठुलनी हैरान हो रामा। ये रचना किसकी है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की है। सन 1952 में प्रकाशित शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की अनूठी माने जाने वाली कृति बहती गंगा में काशी के 200 वर्षों के अविच्छिन्न जीवन प्रवाह की अनेक झांकियाँ, जिनमें से एक झांकी है एही ठया ठुलनी हैरान हो रामा। कहाँ से ली गई है? ये ली गई है बहती गंगा से। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि ये जो रचना है ये बहती गंगा से ली गई है। ठीक है, आगे आपने इसमें याद रखना है कि एही ठया ठुलनी हैरान हो रामा में यथार्थ और आदर्श, दंत कथा और इतिहास, मानव मन की कमजोरियां और उदारताओं की अभिव्यक्ति है और यह सब अभिव्यक्त हुआ है। ठीक है, अपने विशिष्ट भाषागत प्रयोग एवं शैली शिल्प की नवीनताओं में यह कहानी गीत संगीत के माध्यम से एक अलग तरह की प्रेम कहानी को अंजाम देती है। ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें क्या है। बनारस में 4-5 के समूह में गाने वालियों की एक परंपरा रही है, गौनहारिन परंपरा। क्या कहा जाता है? गौनहारिन परंपरा इसे कहा जाता है। दुलारी बाई उसी परंपरा की एक कड़ी है। ये नाम आपने याद रखना है कि ये किस रचना से संबंधित है? दुलारी बाई। ठीक है, उसका परिचय एक संगीत कार्यक्रम में 17 वर्षीय टुन्नू से होता है। बस मतलब कि ये जो इसमें पात्र आते हैं उनके नाम थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने हैं। ये पूछा जा सकता है कि ये पात्र किस रचना से संबंधित है, तो दुलारी बाई आ गया, ये टुन्नू आ गया। ठीक है, आगे लेखक ने यहाँ तथाकथित समाज की मुख्य धारा से बहिष्कृत और उपेक्षित समझे जाने वाली वर्ग के अंतर्मन में व्याप्त जन्मभूमि के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता के युए को उतार फेंकने की उत्कट लालसा और आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को रेखांकित किया है। कहानी एक साथ ही कई उद्देश्यों को लेकर चलती है, जिसमें सच न छापने वाले संपादक का दोहरा चरित्र भी सामने आता है। वैसे आप पढ़ना चाहें तो आपके सामने है, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता रही हूँ। तो आगे देख लेते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ। ये अज्ञेय की रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है और अज्ञेय से जुड़ी जितनी भी रचनाएं हैं अज्ञेय के परिचय में दी हुई हैं। अज्ञेय से एक ना एक आधी रचना पूछ ही ली जाती है। हिंदी में एक समय इस पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का प्रयोजन क्या होता है। अज्ञेय का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा है। तो ये मैं क्यों लिखता है एक निबंध है। क्या है ये? एक
निबंध है। अगे ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। तो इसमें जिक्र किसका हुआ है? हिरोशिमा कविता का। ठीक है, इतनी भी चीज़ आपने याद रखनी है। आगे ये रचनाएं हमने देख ही ली, एक बार आप फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। माता का अंचल किसके द्वारा रचित है? शिव पूजन सहाय द्वारा। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की रचना है। साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया की रचना है। एही ठया झुलनी हैरानी हो रामा किसकी रचना है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र की है। मैं क्यों लिखता हूँ अगेय की रचना है। तो ये रचनाएं हैं। आगे शिव पूजन सहाय का जो जीवन परिचय है, लेखक परिचय है, इसको देख लेते हैं। जन्म से वैसे तो प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको सीक्वेंस में लगाना पूछा जा सकता है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। शिव पूजन सहाय का जन्म सन 1893 में हुआ, 1893 में हुआ। गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ जी, बचपन का नाम थोड़ा सा याद रखना, भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिकाएं, ये ध्यान रखना है। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका क्या हो गया? देहांत हो गया। अब उनकी रचनाएं हैं। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। ये लाइन आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो पद्म भूषण मिलने वाले कौन हैं? कमलेश्वर हैं। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं। नई कहानी आंदोलन के अगुआ रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छत्तों वाला घर, जिंदा मुर्दे, ये कहानी संग्रह है। वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान, ये सारे के सारे उपन्यास हैं। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। ठीक है, रचनाएं मुख्य रूप से आपने याद करनी है। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। ये पूछा जा सकता है कि कमलेश्वर की रचनाओं में मुख्य क्या है, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। आगे है मधु कांकरिया। एक ही क्लास में हमारी ये 10th क्लास की कृतिका पूरी हो जाएगी, तो इसमें से आपको 1-2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। आपने जो मेन चीज़ें हैं नोट करके याद जरूर कर लेनी है। ठीक है, मधु कांकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पत्ताखोर उपन्यास है। सलाम आखिरी ये पूछा जा चुका है। खुले गगन के लाल सितारे बीतते हुए, अंत में इशू कहानी संग्रह है। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु कांकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि उनकी रचनाओं का क्या विषय है। ठीक है, आगे है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का जन्म सन 1911 में काशी में हुआ। उनकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। रुद्र जी ने स्कूल एवं विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुभाषा
विद्रुद्र जी के एक साथ ही उपन्यासकार, नाटककार जी एक साथ ही उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, गीतकार भी थे, व्यंग्यकार भी थे, पत्रकार और चित्रकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बहती गंगा, सुचिताच उपन्यास, तालतलया, गंजलिका, परीक्षा, पच्चीसी, गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह। ठीक है, ये रचनाएं आपने ध्यान रखनी हैं। इनकी रचनाएं उनकी अनेक संपादित रचनाएं काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुई। वे सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे। सन 1970 में उनका देहांत हो गया। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में व्यक्त हुई, विशेषकर उनकी अनुपम कृति बहती गंगा में। बहती गंगा को कुछ विद्वान उपन्यास मानते हैं तो कुछ उसे कहानी संग्रह मानते हैं। ठीक है, आगे है अगेय। अगेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर इलाके में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई BSc लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण अगेय को जेल भी जाना पड़ा। साहित्य एवं पत्रकारिता को पूर्णतः समर्पित अगेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर अगेय का व्यापक प्रभाव है। कविता के अलावा उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में भी लेखन किया है। अब आ गई अगेय की रचनाएं जो इस किताब में दी हुई हैं, ये आपने मेनली याद रखनी है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भगनदूत, पूछा जा चुका है, चिंता, अरियो करुणा प्रभामय, इंद्र धनु रौंदे हुए, ये भी आ चुकी हैं। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास है, विपथगा शरणार्थी, जयदोल कहानी संग्रह है, त्रिशंकु आत्मनेपद निबंध हैं, अरे यायावर रहेगा याद, ये भी आ चुका है, यात्रा वृत्तांत है। अगेय द्वारा संपादित तार सप्तक सहित 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अगेय को अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया है। सन 1987 में उनका देहावसान हो गया। बौद्धिकता की छाप अगेय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। उनके लेखन के मूल में व्यक्तित्व की पहचान की समस्या है। ये चीज़ मेनली आपने लास्ट में याद रखनी है। और इसकी रचनाएं, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने कृतिका भाग 2 को कंप्लीट कर लिया है। कल 9th क्लास का गद्य भाग रह रहा है, वो करेंगे। और फिर 11th 12th वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगली क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट भी करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।